वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इंस्ट्रूमेंटेशन थर्ड ईयर के सभी छात्र जिनका माइक्रो कंट्रोलर सब्जेक्ट चलता है, विषय कोड IE 304, उसके एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पे हर साल प्रश्न आते हैं उसको हम कवर करने जा रहे हैं आज। टॉपिक का नाम है मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज। साथ ही हम कवर करेंगे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के बेसिक्स और एक टॉपिक और हम देखेंगे डीबगिंग ऑफ प्रोग्राम्स। मेरा नाम भरत गोकलानी है। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर में कंप्यूटर साइंस विभाग में व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। सो बेसिकली आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज के बारे में। इस पर्टिकुलर असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कैसे करी जाती है उसके बारे में आज जानकारी हासिल करेंगे, और साथ ही डीबगिंग, डीबग जो शब्द है, डीबग निकला है बग शब्द से, और कंप्यूटर में बग अर्थात एरर या कोई परेशानी या कोई इस तरह की चीज़ जो कंप्यूटर में प्रोग्राम में अटकाने का काम करती हो या दिक्कत देती हो, उसे बग कहते हैं। और डीबग मतलब उस एरर को दूर करना। तो हम एरर्स को दूर करने की टेक्निक्स भी सीखेंगे कि हमारी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में किस प्रकार एरर होती है और उसे किस प्रकार दूर किया जाता है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं, जो बेसिक्स हैं उनकी ओर कवर करते हैं। ये पहला जो स्लाइड है ये आपको दिखा रहा है जनरेशंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आप प्रथम वर्ष में पढ़ चुके हैं ये चीज़ कि बेसिकली आपने सीखा था। इस ग्राफ को यदि ढंग से देखें तो लगभग सन 1950 के आसपास हमारे जो कंप्यूटर का जन्म हुआ और उसी के साथ साथ प्रोग्रामिंग भाषाओं का भी जन्म हुआ। तो उस समय जो पर्टिकुलर हमारा सिस्टम बनाया गया कंप्यूटर, उससे हमें डायरेक्ट बात करनी पड़ती थी बाइनरी कोड्स के रूप में। यानी अगर मुझे कंप्यूटर को कहना है कि कुछ प्रिंट करो, तो कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है, बाइनरी भाषा यानी 1-0 की भाषा, उसी का कोड मुझे रटना पड़ता था। जैसे मान लीजिए 10101, तो ये कोड मुझे रटना पड़ता था और कंप्यूटर को फॉरवर्ड करना पड़ता था, जिससे वो समझता था डायरेक्टली कि मुझे प्रिंट करना है। तो ये मशीन ओरिएंटेड ज़्यादा थी ये लैंग्वेजेस। आगे जब बढ़े तो लगभग 1960-65 के आसपास नेक्स्ट स्टेज आई, सेकंड जनरेशन, जिसे कहा गया असेंबली लैंग्वेज। और असेंबली लैंग्वेज बेसिकली जो है कुछ खास नहीं, परंतु जो 1010 का कोड था उन्हें कुछ स्पेशल शब्द दे दिए गए, कुछ स्पेशल सिंबल असाइन कर दिए गए जिनको कहा गया निमोनिक्स। और यहाँ पर एक मीडिएटर की ज़रूरत पड़ी क्योंकि निमोनिक्स को जो है बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना पड़ता था। तो इस जो मीडिएटर है इसको नाम दिया गया असेंबलर। सिमिलरली इसके बाद बनाई गई तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। ये काफ़ी आसान अंग्रेज़ी में प्रोग्राम बनाने वाली लैंग्वेज थी, और यहाँ पर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी जैसी कोई चीज़ नहीं थी। यानी प्रोग्राम आपने एक कंप्यूटर पर बनाया तो वो सभी कंप्यूटर पर एक जैसा चलेगा, इसलिए इसे हाई लेवल लैंग्वेज नाम दिया गया। और लगभग 1970 से 80 के दशक में ये चीज़ें आई। फिर 1990 के आसपास और भी आगे की जनरेशन, एडवांस जनरेशन आई जो प्योरली ह्यूमन ओरिएंटेड थी, और इसे नाम दिया गया फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इस प्रकार से कंप्यूटर की जो जनरेशन्स हैं भाषाओं की, वो उसका ग्राफ हमने यहाँ देखा, पीढ़ियाँ प्रोग्रामिंग भाषाओं की। अब इससे हमें आसानी से समझ में आ सकता है कि अगली स्लाइड जो है, जो बेसिकली हमारे टॉपिक को कवर करती है, असेंबली लैंग्वेज वर्सेस मशीन लैंग्वेज। यानी कि यहाँ पर एक तरफ दिया गया है मशीन लैंग्वेज क्या होती है और दूसरी तरफ चार्ट के दिया गया है असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। तो हम एक एक करके इनमें अंतर देखेंगे। सबसे पहले मशीन कोड या मशीन लैंग्वेज जो होती है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटर्न इन मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय कंप्यूटर सेंट्रल यूनिट। क्योंकि CPU हमारे कंप्यूटर का ब्रेन है और वो भी केवल 10 समझता है, और यहाँ हम मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड में सिर्फ डायरेक्टली मशीन कोड के इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं। जो 10 में ही इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, इसलिए CPU को किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है और वो डायरेक्ट इनको एग्जीक्यूट कर सकता है। सो यहाँ लिखा गया है कि बेसिकली अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटर्न इन मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ तो हम डायरेक्टली जो इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं वो बाइनरी में या मशीन कोड के रूप में लिख रहे हैं। दूसरी ओर लिखा हुआ है असेंबली लैंग्वेज, अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
in which there is a strong correspondence between programs statement and the architecture's machine code instructions। यानी यहाँ बेसिकली हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जो मीडिएटर का काम करेगा, और ये मीडिएटर बेसिकली हमारे द्वारा दिए गए कुछ शब्दों को, जिन्हें निमोनिक्स कहते हैं, मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, और इस सॉफ्टवेयर को कहते हैं असेंबलर। तो बेसिकली ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर कॉरस्पॉन्डेंस है बिटवीन प्रोग्राम स्टेटमेंट एंड द मशीन कोड ऑफ इंस्ट्रक्शंस। दूसरा जो अंतर है वो पढ़ते हैं, कंसिस्ट ऑफ बाइनरीज विच और ज़ीरोज़ एंड वंस। यहाँ पर केवल बाइनरी या 1-0 की बात होती है, जबकि दूसरी तरफ लिखा हुआ है फॉलोज अ सिंटैक्स सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। लगभग इंग्लिश लैंग्वेज के सिमिलर हमारा सिंटैक्स फॉलो होता है। ओनली अंडरस्टूड बाय CPU, यहाँ पर केवल CPU ही अंडरस्टैंड कर सकता है जो लैंग्वेज है, और यहाँ पर अंडरस्टूड बाय प्रोग्रामर, यहाँ प्रोग्रामर को भी पता पड़ता है कि क्या चीज़ हो रही है या क्या प्रोग्राम बनाया जा रहा है। डिपेंड्स ऑन द प्लेटफॉर्म और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये बेसिकली प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करती है। और यहाँ दूसरी तरफ हालांकि ये भी डिपेंड करती है, बट यहाँ लिखा हुआ है कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस, कुछ स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन का सेटअप होता है। कैन बी डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय द CPU टू परफॉर्म द डिफाइंड टास्क इन द कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ये CPU द्वारा डायरेक्टली एग्जीक्यूट की जा सकती हैं परफॉर्म करने के लिए, एंड यूज्ड बाय एप्लीकेशंस सच एज रियल टाइम सिस्टम्स एंड माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड एम्बेडेड सिस्टम। ये जो असेंबली लैंग्वेज बेसिकली बनाई गई थी वो कुछ रियल टाइम सिस्टम और एम्बेडेड सिस्टम की कोडिंग के लिए बनाई गई थी। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं मशीन कोड और असेंबली लैंग्वेज में। आपकी परीक्षा में यदि कोई प्रश्न आता है तो आप सीधा इस पर्टिकुलर स्लाइड को लर्न कर सकते हैं। यहाँ एक और अंतर दिया हुआ है जो लगभग कई बार पूछा गया है कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर में क्या अंतर होता है। इस स्लाइड में क्लियरली मेंशन किया हुआ है, एक तरफ कंपाइलर, दूसरी तरफ इंटरप्रेटर, और जो ग्रीन में लिखा हुआ है वो असेंबलर। तो कंपाइलर भी बेसिकली सॉफ्टवेयर है, इंटरप्रेटर भी सॉफ्टवेयर है, और असेंबली सॉफ्टवेयर है। इसलिए सबसे पहली लाइन जो लिखी हुई है, सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स प्रोग्राम्स रिटर्न इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम है उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। यही सेम परिभाषा आप इंटरप्रेटर की भी देखेंगे, परंतु असेंबलर के केस में हाई लेवल की जगह असेंबली वर्ड आ गया। तो सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट प्रोग्राम्स रिटर्न इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम असेंबलर के नाम से जानते हैं। सेकंड जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो ये, कन्वर्ट्स द होल हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज एट अ टाइम। सारे के सारे, यानी कि मान लीजिए एक पेज का प्रोग्राम है तो उस पूरे एक पेज को एक साथ कन्वर्ट कर देगा मशीन लैंग्वेज में, यदि कंपाइलर की बात कर रहे हैं। और यदि इंटरप्रेटर की बात कर रहे हैं तो इट कन्वर्ट्स द हाई लेवल प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन करके ये कन्वर्ट करता है। यानी पहली लाइन उठाई उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, फिर दूसरी उठाई उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, जबकि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज। तो ये तो अंतर रहा कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। सिमिलरली असेंबलर में कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू मशीन लैंग्वेज, यहाँ भी पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। कुछ उदाहरण के लिए लिखा हुआ है कि कंपाइलर इज़ यूज्ड बाय C एंड C++, ठीक है। इंटरप्रेटर इज़ यूज्ड बाय रूबी, पर्ल, पाइथन, PHP। सिमिलरली यहाँ जो बेसिकली असेंबली लैंग्वेज के लिए लिखा हुआ है यूज्ड बाय असेंबली लैंग्वेज, यानी कि बेसिकली जो असेंबली लैंग्वेज जैसे 8085 आपके सिलेबस में है उनके द्वारा ये यूज़ में लिया जाता है। अगली स्लाइड में यहाँ दिखा रखा है कि किस प्रकार हमारा जो असेंबली लैंग्वेज है उसके इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, और दूसरी तरफ आगे लिखा हुआ है मशीन लैंग्वेज। तो हमारा जो दिखा रखा है कि किस प्रकार असेंबलर और लिंकर मिलकर हमारे असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये प्रोग्रामर ने लिखे हैं इंस्ट्रक्शंस एक तरफ, और दूसरी तरफ असेंबलर या लिंकर ने मिलकर इनको मशीन कोड्स में कन्वर्ट किया, प्रोसेस किया है। तो जैसे लिखा हुआ है पहले मूव ECX, EHX, तो इसको स्टेटमेंट को कंपाइलर ने कन्वर्ट किया, इन असेंबलर और लिंकर ने मिलकर कन्वर्ट किया, और इसके बाइनरी कोड बन गए 1001010110001। एक और आप चित्र देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा रखा है कि जब हम असेंबलर यानी 8085 के प्रोग्राम बनाएंगे किसी सिम्युलेटर पर या किट के ऊपर, तो आपके एग्जैक्टली आउटपुट कुछ इस प्रकार से आएगा कि आपने असेंबली लैंग्वेज में जो स्टेटमेंट लिखे वो तो कुछ इस प्रकार से थे, मूव एंड अगला ऐड एल, एक्सॉर एल, जो भी है, उसके बाद उनका कन्वर्जन आपको हाथों हाथ मशीन कोड के रूप में यहाँ लेफ़्ट साइड में दिखेगा
कि अपने आप मशीन कोड में ये कन्वर्ट हो गए। तो ये बेसिकली एक तरह का एग्जाम्पल है कि किस प्रकार हम असेंबली लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम टाइप करते हैं और वो बाय डिफ़ॉल्ट कन्वर्ट हो जाता है असेंबलर और लिंकर के द्वारा हमारे मशीन कोड्स में या बाइट्स में। तो ये बेसिकली आपके सामने स्लाइड प्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पर बेसिकली हम सीख लेते हैं असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम के बारे में या फिर असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग के बारे में। तो साथियों, जैसा आपको पता है कि हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम में कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, सिंटैक्स होते हैं। जैसे आपने सी लैंग्वेज सीखी थी द्वितीय वर्ष में, तो आपने देखा था कि कुछ आउटपुट देना हो तो प्रिंट एफ होता है, कुछ इनपुट लेना हो तो स्कैन एफ होता है, कुछ और लॉजिकल चीज़ें करनी हो एंड गेट और गेट, इस तरह के आपके प्रोग्रामिंग में आपने कुछ पार्ट सीखे थे। तो यहाँ भी सेम असेंबली लैंग्वेज में भी कुछ इसी तरह है और इसके फिक्स सिंटैक्स हैं और वो सिंटैक्स आपने पिछली बार पढ़े हैं इंस्ट्रक्शन टाइप्स में, जिसमें आपने विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रक्शन सीखे, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, मशीन इंस्ट्रक्शन एंड इस तरह के कई और। उन सब में आपने सीखा था कि किस किस इंस्ट्रक्शन का क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहली कड़ी है असेंबली लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो आपको पहले सारे के सारे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स के बारे में पता होना चाहिए कि जो बेसिकली क्या ऑपरेंड या ऑपकोड है और वो किस प्रकार से उसकी मीनिंग है और वो क्या काम करता है। इसके बाद आप प्रिपेयर हो जाते हैं आपके प्रोग्राम बनाने के लिए। तो यहाँ पर एक ही प्रोग्राम दो तरीके से बना हुआ है और प्रोग्राम का नाम है एडिशन ऑफ 2 8-बिट नंबर्स इन माइक्रो प्रोसेसर 8085। यानी एक असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम बना हुआ है जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर के लिए है और ये 2 8-बिट के नंबर्स को जोड़ने के लिए है। नीचे हमने प्रोग्राम दो तरीके से बनाया है। पहला तरीका काफ़ी सिंपल है और दूसरे तरीका में आपने दूसरा तरीका अपनाया है। अभी हम सबसे पहले पहला तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है MVI। ये बेसिकली एक इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का उदाहरण है। MVI का मतलब है मूव इमीडिएट। अब मूव इमीडिएट कब यूज़ करते हैं? जब हमें कोई 8 बिट के डेटा को किसी पर्टिकुलर रजिस्टर में स्टोर करना हो। तो सबसे पहले हमने दो रजिस्टर लिए A और B। तो सबसे पहले हमने लिखा है MVI A,01। तो 01 बेसिकली एक 8 बिट का डेटा है। अगर इसको पूरा 8 बिट में कन्वर्ट करेंगे तो 0000 और 1 का 4 बिट्स क्या बनते हैं 0001। तो ये 8 बिट डेटा रजिस्टर A में स्टोर हो जाएगा। देन लिखा हुआ है MVI B,02। तो ये 02 से आपका रजिस्टर B जो है स्टोर हो जाएगा। देन आगे लिखा हुआ है ऐड B। ऐड B मतलब जो भी आपका एक्यूमुलेटर या रजिस्टर A है उसके अंदर B रजिस्टर के कंटेंट ऐड हो जाएंगे। देन लिखा हुआ है STA स्टोर एक्यूमुलेटर। स्टोर एक्यूमुलेटर मतलब जो एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी डेटा है उसको स्टोर कर दो दिए गए रजिस्टर में। तो ये जो 9000H ये बेसिकली एक मेमोरी एड्रेस है जिसके अंदर हमारा ये डेटा स्टोर हो जाएगा। लास्ट में HLT मतलब हॉल्ट लिखा हुआ है, यानी प्रोग्राम फिनिश। इसका आउटपुट यदि देखेंगे तो लिखा हुआ है 9000 जो मेमोरी एड्रेस है उसके ऊपर स्टोर्ड है। अब आप 01 + 02 करेंगे तो आ रहा है 03। तो ये बहुत सिंपल तरीके से प्रोग्राम सिखा रखा है आपको। इसी का दूसरा तरीका यदि हम देखें तो प्रोग्राम जो दिया हुआ है, सबसे पहले एक मेमोरी लोकेशन है 9000 जिसके ऊपर 01 डेटा स्टोर्ड है, दूसरी मेमोरी लोकेशन 9001 जिस पे 02 डेटा स्टोर्ड है। तो सबसे पहले हमने किया LDA 9000 यानी लोड एक्यूमुलेटर विथ 9000। 9000 का मतलब है इस एड्रेस पर जो डेटा है उससे एक्यूमुलेटर को लोड कर दो। देन आपने लिखा है मूव B, A यानी कि A में यानी एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा है वो B में ट्रांसफ़र कर दो। तो B में भी वही आ गया जो एक्यूमुलेटर में है। देन अगेन लोड एक्यूमुलेटर विथ 9001। तो 9001 पे जो डेटा है वो बेसिकली हमने एक्यूमुलेटर में लोड कर दिया। तो अब B में तो आ गया A का डेटा और A में आ गया 9001 वाला डेटा। हम ऐड कर रहे हैं, लिख रहे हैं ऐड B। इसका मतलब जो एक्यूमुलेटर में डेटा है यानी कि सेकंड रजिस्टर वाला, उसको B में जो डेटा है यानी फर्स्ट रजिस्टर वाला, दोनों को ऐड कर दो। और देन लिखा हुआ है स्टोर एक्यूमुलेटर 9002। तो यहाँ ऊपर 9000 और 9001 के साथ तो दिए ही हुए थे, 9002 में हम इसका जो रिज़ल्ट है वो स्टोर कर रहे हैं। तो स्टोर एक्यूमुलेटर 9002 का मतलब है जो भी एक्यूमुलेटर में डेटा है उसको 9002 मेमोरी लोकेशन पर सेव कर दो। देन लिखा है हॉल्ट और अगेन आउटपुट जो इसका है वो लिखा हुआ है 9002 = 03। तो दोनों प्रोग्राम
आपको भली बात समझ में आए होंगे और बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का उदाहरण है। आखिरी स्लाइड है हमारी डीबगिंग ऑफ प्रोग्राम्स। आपको बताया था कंप्यूटर में बग यानी एरर कहलाती है और डीबग मतलब उस एरर को दूर करना। तो एक बारी परिभाषा को पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन है इसकी, डीबगिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग एग्जिस्टिंग एंड पोटेंशियल एरर्स। डीबगिंग का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एरर्स को पहले डिटेक्ट करते हैं यानी पहचानते हैं और फिर रिमूव करते हैं यानी कि दूर करते हैं ऑफ एग्जिस्टिंग पोटेंशियल एरर्स, पहले से मौजूद एरर्स के बारे में बात हो रही है। ऑल्सो कॉल्ड बग्स इन अ सॉफ्टवेयर कोड दैट कैन कॉज इट टू बिहेव अनएक्सपेक्टेडली और क्रैश। तो यहाँ तो हमारा सॉफ्टवेयर अनएक्सपेक्टेड यानी कि जो नॉर्मल बिहेवियर है उससे कुछ अलग हट के बिहेवियर करेगा। जैसे मान लीजिए हमें कुछ प्रॉब्लम है हमारे शरीर में, तो हम अनएक्सपेक्टेडली बिहेव करते हैं या तो हम थक जाते हैं, सर दर्द करता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं, जो दवाई लेने के बाद ही ठीक होता है। इसी प्रकार हमारे सॉफ्टवेयर में भी यदि वायरस आ जाता है या बग आ जाती है, कोई एरर आ जाती है, तो वो भी अनएक्सपेक्टेडली बिहेव करता है और अब उस पर्टिकुलर बग को रिमूव करते हैं, जब हम दवाई देते हैं तब जाके हमारा वो नॉर्मल होता है। तो कई बार हमारा सॉफ्टवेयर क्रैश भी हो सकता है। टू प्रिवेंट इनकरेक्ट ऑपरेशन ऑफ सॉफ्टवेयर और सिस्टम, डीबगिंग इज़ यूज टू फाइंड एंड रिजॉल्व द बग्स और डिफेक्ट्स। तो ये बेसिकली नहीं हो, इसके लिए हम डीबगिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं ताकि हम बग्स को दूर कर सके या डिफेक्ट्स को दूर कर सकें। हेयर इज़ द डीबगिंग प्रोसेस। ये डीबगिंग प्रोसेस नीचे 5 स्टेप दिए गए हैं। सबसे पहला, रिप्रोड्यूस द प्रॉब्लम, यानी जो प्रॉब्लम है उसको वापस से एक बार रिप्रोड्यूस कीजिए। डिस्क्राइब द बग, जो बग है, जो एरर है स्पेसिफिक, उसको डिस्क्राइब कीजिए। ट्राई टू गेट एज मच इनपुट फ्रॉम द यूज़र टू गेट द एग्जैक्ट रीज़न। जो यूज़र ने जो बेसिकली जिसकी वजह से परेशानी आई थी उसको रिपीट करने को कहिए और देखिए कि क्या वजह मिल जाती है आपको कि इस बग को क्यों आई है, क्या दिक्कत है। कैप्चर द प्रोग्राम स्नैपशॉट व्हेन द बग अपीयर। जैसे ही वो बग आती है दोबारा आप उसका स्नैपशॉट लीजिए, जैसे स्क्रीनशॉट लेते हैं उसी प्रकार। ट्राई टू गेट ऑल द वेरिएबल्स, वैल्यूज़ एंड स्टेट्स ऑफ द प्रोग्राम एट दैट टाइम। तो वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं उस समय या प्रोग्राम का जो स्टेटस है उन सभी के बारे में नॉलेज हासिल कीजिए। एनालाइज द स्नैपशॉट बेस्ड ऑन द स्टेट एंड एक्शन। जो स्टेट एंड एक्शन आपने दिया उसके हिसाब से आप हमारे स्नैपशॉट को कंपेयर कीजिए। बेस्ड ऑन द ट्राई टू फाइंड कॉज ऑफ द बग। इस तरह से आपको पता पड़ेगा कि ये बग क्यों आ रही है, क्या किसी वेरिएबल की गलत वैल्यू डालने से आ रही है या ज़ीरो से डिवाइड करने की वजह से आ रही है या कोई भी कारण हो सकता है। तो इस तरह से आपको पता पड़ जाएगा कि क्यों दिक्कत है, क्या वजह है। तो वो वजह को आप दूर कीजिए। फिक्स द एग्जिस्टिंग बग एंड ऑल्सो चेक द न्यू बग डज नॉट ऑकर। ये भी देखिए कि इस तरह की कोई और बग नहीं आए। तो साथियों, ये था बेसिकली सारा हमारा ये टॉपिक, असेंबली एंड मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग एंड डीबगिंग ऑफ कोड। थैंक यू, धन्यवाद।